Hello dear students, how are you? I am Archit sir, Senior NEET Biology faculty at Amir Sir's Impulse Education. I hope everyone is fine and I wish you best of luck for your upcoming session. आज का जो लेक्चर है उसमें हम बेसिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पहला लेक्चर हमने लिया था, उसमें एमिनो एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स वाला वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ओके, कुछ एमिनो एसिड्स, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और हमने पेप्टाइड बॉन्ड देखा था, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, और पॉलीपेप्टाइड की चेन, लंबी सी चेन हमने डिस्कस किया था, वो कैसे बनता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम जो बाकी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन्स जो होते हैं, जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन जब फॉर्म होती है, ठीक है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस जब होती है, तो एक प्रोटीन जो होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाद में कुछ बॉन्डिंग के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बनते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और वैंडरवाल्स फोर्सेस जो रहते हैं, बहुत सारे बॉन्डिंग के कारण जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें या तो ट्विस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, या तो बेंडिंग हो जाएगी, तो कई सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डेवलप होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डेवलप होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डेवलप होता है। वो सारे बाकी जो सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पे, इसीलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड एज द बैकबोन, इट्स कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन, इट्स कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, क्योंकि बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, चाहे वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में भी दो स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एक को हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स जो होता है वो आपको केराटिन, अल्फा केराटिन के केस में देखने को मिलता है, ओके। अच्छा, देन बीटा प्लेटेड शीट आपको बीटा केराटिन जैसे प्रोटीन्स में आपको देखने को मिलता है। बस एक एक एग्जांपल अगर आप इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। और जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है, इसी तरह क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, हीमोग्लोबिन के केस में आपको देखने को मिलता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज ये एक फंक्शनल प्रोटीन होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन क्या रहता है, फंक्शनल होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो रहते हैं दे आर ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर टाइप, ठीक है। तो बाद में फिर क्या होता है, प्रोटीन्स को भी हम बाद में फिर क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, ओके। कुछ फाइब्रस होते हैं, कुछ ग्लोब्यूलर होते हैं, ओके। सो वो चीज़ें जो है वो बाद में जब हम डिटेल्ड डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को बाद में, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद में आने वाली चीज़ें हैं। बाकी फ़िलहाल हम आज यहाँ पे जो सेकंड बायोमोलिक्यूल दैट्स कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट, उसको आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, चलो समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंपली मैं बताऊं आपको, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन ये कोई इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है दे आर कॉल्ड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू देम, ओके। पॉलीहाइड्रोक्सी सिंपली मैं लिखूंगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू देम। देखो सिंपल सी बात, मैं आपको यहाँ पे एक कंपाउंड मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होते हैं। कितने? 6 कार्बन एटम्स होते हैं। सो इसका चेन स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6। ये जो टर्मिनल वाला कार्बन होता है इसमें अल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट होता है। CHO ग्रुप को हम अल्डिहाइड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये जो टर्मिनल कार्बन नंबर 1 जो रहेगा, ठीक है, इस पे फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड होता है। ओके, कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड में OH होता है, राइट साइड में क्या होता है? H होता है। समझ गए बात? लेकिन जो कार्बन नंबर 3 होता है इस पे यहाँ पे H होता है और OH इस साइड में होता है। ध्यान से समझना, कार्बन नंबर 3 पे क्या रहता है? OH दूसरे साइड पे रहता है। बाकी सारे कार्बन्स पे OH जो है, OH जो रहता है, OH वो सेम साइड पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे H रहेगा और एक H यहाँ पे प्रेजेंट होता है, CH2OH। समझ गए बात? ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। ध्यान से समझो प्यारे बच्चों, पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड हमने यूज किया इसमें। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? बोलो, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मतलब OH ग्रुप्स। तो कितने सारे OH ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत सारे OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको, ग्लूकोज वाली एग्जाम्पल, इसमें क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए हम ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। यहाँ पे क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। समझ गए बात को? ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनकी अगर क्लासिफिकेशन देखें, क्या देखें? क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू oligosaccharides or they can be polysaccharides। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे? कितने शुगर यूनिट्स हैं या कितने पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड यूनिट्स हैं, ग्रुप्स हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड में सिंगल शुगर यूनिट जुड़ा रहता है, सिंगल शुगर यूनिट या सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिंगल। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है सिंगल शुगर यूनिट, और हम कह सकते हैं सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन यूनिट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं इनकी हम डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है। प्यारे बच्चों, ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं इनमें 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मतलब कितने इसमें प्रेजेंट होते हैं? 2 to 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2 to 9। ओलिगो का मतलब है फ्यू, सेकेराइड्स मतलब सेकेराइड यूनिट मतलब एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप जो है, ठीक है, इसको हम एक सेकेराइड ग्रुप बोलते हैं। ओके, या एक शुगर यूनिट बोलते हैं इसको। तो इसमें 2 से 9 प्रेजेंट होते हैं, 2 to 9 मोनोसेकेराइड्स यूनिट। उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक, ज्वाइनिंग बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं। ओके,
पॉलीसेकेराइड्स क्या है? पॉलीसेकेराइड्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे सेकेराइड यूनिट्स या बहुत सारे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स या बहुत सारे शुगर यूनिट्स आपस में जुड़े होंगे बाय मींस ऑफ ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। सीरीज ऑफ, हम ये कह सकते हैं थाउजेंड्स, ठीक है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ monosaccharide units joined by means of glycosidic bond, ओके, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स में सिंगल शुगर यूनिट होता है या सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। ओलिगोसेक्राइड्स में 2 से 9 होते हैं, ओके। सो ओलिगोसेक्राइड्स जो है उसमें डाइसेक्राइड्स भी आएंगे क्योंकि उसमें 2 शुगर यूनिट्स होंगे। डाइसेक्राइड 2 अगर हैं तो डाइसेक्राइड, 3 अगर हैं तो ट्राइसेक्राइड, इसी तरह टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, इसी तरह से 9 तक इसमें प्रेजेंट होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं इसमें हज़ारों हो सकते हैं, इसमें लाखों हो सकते हैं, ठीक है। और इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोनोसेक्राइड की पहले बात करेंगे, मोनोसेक्राइड्स किस प्रकार के शुगर्स होते हैं, ओके। सो इन द नेक्स्ट slide we will discuss about monosaccharides. मोनोसैकेराइड्स की जनरल फॉर्मूला क्या होती है? CnH2nOn, ये इनका जनरल फॉर्मूला है। सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड जो है उसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। कितने? 3 कार्बन एटम्स होते हैं। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पे जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनको हम कितने होते हैं, मैंने कितने बताए? 3 होते हैं कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकते हैं। 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं। सो जो n है, n कैन बी 3 और इट कैन बी अप टू 7, ओके। सो जो मोनोसेक्राइड्स हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे हम के बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट होता है ट्रायोस, ठीक है, जिसमें 3 कार्बन एटम ये 3 कार्बन एटम वाला मोनोसेक्राइड होता है, ठीक है। टेट्रोस, ये 4 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड होता है। पेंटोस, ये 5 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड होता है। हेक्सोस, ये 6 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड होता है। एंड हेप्टोस, ये 7 कार्बन वाला, ये क्या होता है? 7 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड, ठीक है। जैसे हमने अभी ग्लूकोज का, जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था, ग्लूकोज में उसमें कितने कार्बन एटम्स थे? 6। तो क्या हम ग्लूकोज को एक हेक्सोस कह सकते हैं? यस, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, ये वाला स्ट्रक्चर, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो क्या एक ग्लूकोज हेक्सोस है? यस, हेक्सोस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या ये क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 1 पे या टर्मिनल कार्बन पे इसमें प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या हम इसको एल्डो हेक्सोस कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। सो ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सोस, ओके, ठीक है। आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम इसको थोड़ा फर्दर आगे पढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो ट्रायोस मतलब जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं, टेट्रोस मतलब जिसमें 4 होते हैं, पेंटोस मतलब जिसमें 5 होते हैं, हेक्सोस मतलब जिसमें 6 कार्बन एटम्स हो, हेप्टोस मतलब जिसमें 7 कार्बन एटम्स होते हैं। सो 3 to 7 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं मोनोसेक्राइड्स के केस में।
सो इनकी जनरल फॉर्मूला क्या बनती है, CnH2nOn। फॉर एग्जांपल अगर C3 में लिखूंगा, यहाँ पे n के बदले 3 लिखूंगा, तो C3H6O3, ये एक मोनोसेक्राइड, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड इसको बोलते हैं। इसी तरह से हमारे पास पेंटोस शुगर होता है, C5H10O5। बताओ इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं राइबोस, ये राइबोस है। सो राइबोस जो होता है, ठीक है, इसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज के केस में, ठीक है, C6H12O6। बताओ इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। ओके, 6 कार्बन एटम वाले कंपाउंड को, मोनोसेक्राइड को हम ग्लूकोज बोलेंगे, 5 वाले को राइबोस बोलेंगे, 3 वाले को ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। सो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स की हमने बात की, डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स हमने देखे, दे कैन बी ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, ठीक है। इसमें आपको 5 कार्बन वाले में क्या क्या मैंने एग्जांपल बताया, एक राइबोस बताया आपको, ठीक है। इसमें डिऑक्सी राइबोस भी आता है, डिऑक्सी राइबोस आता है इसमें, डिऑक्सी राइबोस। हेक्सोस में क्या आता है, ग्लूकोज आता है, ठीक है, C6H12O6 वो वाला। इसी तरह फ्रुक्टोस आता है इसमें, फ्रुक्टोस क्या आता है इसमें, फ्रुक्टोस आता है। फ्रुक्टोस और ग्लूकोज में डिफरेंस एक है कि ये एल्डो हेक्सोस होता है, एल्डो हेक्सोस, और ये वाला एल्डो कीटोस होता है। क्या होता है, दोनों का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो C6H12O6 है, लेकिन टर्मिनल कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर है तो ग्लूकोज बोलेंगे, अगर कीटोन ग्रुप है तो फ्रुक्टोज बोलेंगे। समझ गए बात को। सो दीज, अच्छा, और एक गैलेक्टोस भी है, ठीक है, गैलेक्टोस, ये भी एक मोनोसेक्राइड है, गैलेक्टोस। सो दीज मोनोसेक्राइड्स यू हैव टू रिमेंबर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोस ये हमारे नेचुरल जो फ्रूट जूसेस होते हैं, ठीक है, नेचुरल फ्रूट जूसेस जो रहते हैं उनमें फ्रुक्टोस पाया जाता है। ओके, अच्छा, ग्लूकोज की बात हम पहले करेंगे। ग्लूकोज को थोड़ा, इसमें 2 चीज़ें रहती हैं, 2 तरह के ग्लूकोज होते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन वाला ग्लूकोज होता है, और अल्फ़ा वाला क्या रहता है, सिंथेटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे प्यारे बच्चों। ग्लूकोज जो रहता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, पहले मैं स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH रहेगा, यहाँ पे OH इधर और H इधर रहेगा, यहाँ पे H इधर रहेगा, OH इधर रहेगा। कार्बन नंबर 3 पे याद रखना, कार्बन नंबर 3 पे ग्लूकोज के केस में OH इस साइड में होता है, बाकी सारे OH इस साइड में रहते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या रहता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, क्या होता है, ये स्ट्रक्चर इसका अनस्टेबल रहता है। ये ज़्यादा कोशिश ये करता है कि रिंग फॉर्म, जिसको पायरेनोस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, वो पायरेनोस फॉर्म में डेवलप हो जाए, ये हमेशा कोशिश करेगा। तो पायरेनोस फॉर्म कैसे बनता है, इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th है और ये 5th कार्बन नंबर है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 5 हो गए। तो इसका जो कार्बन नंबर 5 है, या हम ये कह सकते हैं इसका जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, ठीक है, सेकंड लास्ट जो कार्बन है, ये क्या करता है, एक C1 के साथ एक रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका जो OH है, इसका जो OH जो है रहता है, ये यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है इधर C1 पे,
और OH इधर आ जाता है, OH इधर आ जाता है और ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये सिंगल रहता है। जब ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है क्या बन जाता है, जब ये क्या बन जाता है, सिंगल, ये क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड। ये OH इधर आ जाता है, ओके, ये सिंगल बॉन्ड है इधर, ये OH, ये सिंगल बॉन्ड है इधर, ठीक है, ये OH आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया। अब ये इसने यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड कर दिया, अब ये OH तो गायब हो जाएगा, समझ गए बात को, ये OH ख़त्म हो गया। अब ये OH जब ख़त्म हो जाएगा तो डायरेक्टली जो O है, O एक तो फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ गया एक साइड से, और दूसरे साइड से वो कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ जाता है, ओके। अभी देखो इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका जो पायरानोस फॉर्म है वो इस तरह से बनेगा। देखो प्यारे बच्चों, इसका पायरानोस फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका पायरानोस फॉर्म या रिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है एक साइड से कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा है, ओके, एक साइड से कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा है, ठीक है। ये कार्बन नंबर 2 यहाँ पे होगा, ये कार्बन नंबर 3 होगा, ठीक है, ये कार्बन नंबर 4 होगा और ये कार्बन नंबर 5 होगा, ओके। मैंने क्या बोला कि जो ऑक्सीजन है वो एक साइड से कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा है और एक साइड से कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा। देखो कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा है, एक साइड से कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिंग बनता है, ये देखो रिंग बनता है, रिंग। तो रिंग कहाँ से बनता है, यहाँ से देखो ये रिंग बनता है इधर, फिर ये रिंग इधर जाएगा, इधर से इधर, ठीक है, यहाँ से पूरा क्या बनता है, रिंग बन जाता है। तो ये रिंग बन जाता है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 जो है एक साइड से O के साथ, ठीक है, O जो है एक साइड से कार्बन के साथ, कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा है, और दूसरे साइड से O किसके साथ, 5 साथ। वही मैंने किया, O जो है एक साइड से कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा है और एक साइड से 5 के साथ जुड़ा है। अच्छा, कार्बन नंबर 1 किसके साथ जुड़ा है, 2 के साथ। कार्बन नंबर 1 2 के साथ जुड़ा है, 2 3 के साथ जुड़ा है, 3 4 के साथ जुड़ा है, 4 5 के साथ जुड़ा है, ठीक है। वैसा ही हमने किया C1 C2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ, 4 5 के साथ जुड़ा है। लेकिन जो 6th वाला है, 6th ये रिंग के बाहर है, इसलिए हम इसको रिंग के बाहर रखते हैं ऐसे, CH2OH। ये रिंग के बाहर होता है, क्या होता है, रिंग के बाहर। तो C1 C2 C3 C4 C5 और ये हो गया C6। यहाँ पे अगर H और OH नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको अल्फा ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये थर्ड वाला है, ठीक है। यहाँ पे H और यहाँ पे OH प्रेजेंट होता है, समझ गए बात को। सो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। अब क्योंकि OH नीचे है, कार्बन नंबर 1 जो है, कार्बन नंबर 1, ओके, इस पे अगर OH नीचे की तरफ है, ओके, तब हम इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा ग्लूकोज। अगर ये OH ऊपर होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। समझ गए बात को, ठीक है, राइट। इज दिस क्लियर। ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, आपके NCERT पे दिया है, ओके। इसी तरह ये तो ग्लूकोज की हमने बात की। इसी तरह राइबोस होता है। क्या होता है, राइबोस। मैं आपको दिखा दूं राइबोस जो है, राइबोस इज ए पेंटोस, उसमें 5 कार्बन होते हैं। तो 5 कार्बन में यहाँ पे दिखा हुआ, 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन वाला। अब इसमें क्योंकि एल्डोस है, ठीक है, तो CHO यहाँ पे रहेगा। बाकी OH और H जो है, बिल्कुल उनका अरेंजमेंट क्या है, सेम साइड में, उनका अरेंजमेंट एक जैसा है। सारे OH इस साइड में, राइबोस के केस में। दिस इज कॉल्ड एज राइबोस। ये राइबोस का कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, चेन स्ट्रक्चर हो गया।
अब इसी को हम अगर रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको हम अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे इसको? देखो सेम यहाँ पे वही रिएक्शन होगी जो मैंने बताया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन कौन है? फोर्थ, ठीक है। ये कार्बन का OH जो है इधर आ जाता है, ये इधर आएगा तो इसका डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड इसका ख़त्म हो गया, ओके, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? बराबर। तो ये O जो है वो डायरेक्टली किसके साथ जुड़ता है? कार्बन के साथ। तो कार्बन जो है, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ये कार्बन 1 के साथ एक साइड से जुड़ता है और दूसरी साइड से किसके साथ? कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ता है, कार्बन नंबर 4 के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे रिंग कैसा बनेगा? ये रिंग बनेगा। क्या ये वाला कार्बन रिंग के बाहर है? बिल्कुल बाहर है। तो हम यहाँ पे एक तो ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन ये किसके साथ जुड़ा है? एक साइड से C1 के साथ जुड़ा है, तो ये C1 हो गया, और दूसरे साइड से C5 के साथ जुड़ा है, ठीक है। तो ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, ठीक है, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो ये बन गया इसका रिंग वाला फॉर्म, ओके। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा H और यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और फिफ्थ वाला कार्बन चूँकि बाहर है, ठीक है, फिफ्थ वाला कार्बन कहाँ है? बाहर है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CH2OH, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि OH नीचे है तो इसको हम अल्फा राइबोस बोलेंगे। अगर यही OH कार्बन नंबर 1 पे जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर ये ऊपर होता, कहाँ होता? ऊपर, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा राइबोस बोलते हैं। समझ गए बात को? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप कि दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। दिस इज़ राइबोस एंड दिस इज़ अल्फा राइबोस, ओके। ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है? रिंग स्ट्रक्चर है। इसको फ्यूरानोस बोलेंगे, फ्यूरानोस। 5 कार्बन वाले रिंग स्ट्रक्चर को हम फ्यूरानोस बोलते हैं, और 6 कार्बन वाले रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पायरानोस बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज के केस में हमने पायरानोस बोला था, यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरानोस बोलते हैं, फ्यूरानोस। समझ गए बात? अब यही अगर हमें डिऑक्सी बनाना हो तो डिऑक्सी राइबोस, देखो डिऑक्सी राइबोस, अगर हमें इसको डिऑक्सी राइबोस बनाना हो तो हम इसको डिऑक्सी राइबोस कैसे बना सकते हैं? कार्बन नंबर 2 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये वाला कार्बन नंबर 2 पे जो OH है, ओके, DNA के केस में या डिऑक्सी राइबोस के केस में क्या होता है? ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, OH के बदले H आ जाता है, OH के बदले H आ जाता है सिर्फ। ऐसा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो इसलिए DNA जो है, DNA ज़्यादा स्टेबल क्यों है RNA से? इसीलिए यही रीज़न है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे HOH रहेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे सिर्फ H रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों OH जो है आजू बाजू है दोनों, ठीक है। तो ये अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब ये ऑक्सीजन को लूज़ करेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो दिस शुगर डिऑक्सी राइबोस जो है, दिस इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू राइबोस, अल्फा राइबोस, ओके। सो दिस इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू दिस। इसीलिए DNA जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है RNA के केस में, ठीक है। RNA में क्या होता है? अल्फा राइबोस। RNA में जो शुगर होता है वो क्या होता है? राइबोस, इसीलिए उसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA के केस में जो शुगर होता है उसको हम बोलते हैं डिऑक्सी राइबोस, इसलिए DNA को डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। लेकिन DNA ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली स्प्रेड जो जेनेटिक मटेरियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो वो है DNA। वो उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण वैसा होता है। RNA उतना स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो मेन कंपोनेंट है वो स्टेबल नहीं है।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, ये हो गया CH2OH यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। अब क्योंकि OH नीचे है तो अल्फा डीऑक्सीराइबोस बोलेंगे, अल्फा डीऑक्सीराइबोस। ये दोनों पेंटोसिस हैं, दोनों 5 कार्बन शुगर है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो हमने अभी तक पढ़े, ग्लूकोज हो गया, राइबोस हो गया, डीऑक्सीराइबोस हो गया, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। क्या बोलते हैं इनको, दे आर कॉल्ड एज मोनोसेकेराइड्स। चलो डाइसेकेराइड्स की हम बात करेंगे डाइसेकेराइड्स की। अभी तक हमने सिर्फ मोनोसेकेराइड्स के केस में देखा कि मोनोसेकेराइड्स जो होता है इनमें सिंगल सेकेराइड या यूनिट होता है, या पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, सिंगल, ठीक है। उसको हमने ट्रायोसिस में देखा, ट्रायोसिस हो सकते हैं, टेट्रोस हो सकते हैं, पेंटोस हो सकते हैं, ठीक है, हेक्सोस हो सकते हैं, हेप्टोस हो सकते हैं, ओके। 3 से 7, सॉरी वो कहाँ पे होता है, ओलिगोसेकेराइड्स में, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, ओके। सो मोनोसेकेराइड्स के केस में सिंगल होता है, क्या होता है, सिंगल होता है, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइसेकेराइड्स की, किसकी, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, डाइसेकेराइड्स की हम बात करेंगे। चलो डाइसेकेराइड्स में 2 शुगर यूनिट्स होते हैं, ठीक है, 2 पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड यूनिट्स, या सिंपली हम लिखेंगे 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स। डाइसेकेराइड्स में 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो डाइसेकेराइड होता है ना, एनसीईआरटी में कुछ डाइसेकेराइड्स के बारे में बताया है, जैसे माल्टोस हो गया, माल्टोस के बारे में बताया है, लैक्टोस के बारे में बताया है, और इसमें क्या बोलते हैं इसको, सुक्रोस के बारे में बताया है, ठीक है। ये तीनों क्या है, डाइसेकेराइड्स। माल्टोस जो है, माल्टोस इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिले हैं, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में मिले हैं, उन्होंने बनाया है माल्टोस। लैक्टोस किन 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स का बना होता है, एक ग्लूकोज प्लस एक गैलेक्टोस, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस। सुक्रोस जो रहता है ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का बना होता है। सुक्रोज जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल शुगर, जो हम यूज़ करते हैं टेबल शुगर घर में चीनी के तौर पे इस्तेमाल, चाय में जो चीनी डालते हैं, ठीक है। अच्छा, या जो लैक्टोस होता है, लैक्टोस इसको मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, माल्टोस जो है माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। मिल्क के अंदर शुगर जो पाया जाता है दैट्स कॉल्ड एज लैक्टोस। घर में जो पाया जाता है, हाँ, यहाँ इसको कैन शुगर भी बोलते हैं, सुक्रोस जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, तो these are different kinds of disaccharides. How these disaccharides are formed? They are formed by means of what is called as glycosidic bond. Glycosidic bond कैसे बनता है, मैं आपको दिखा दूं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है प्यारे बच्चों। देखो एक ग्लूकोज है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। एक ग्लूकोज जो है, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे OH रहेगा, ठीक है, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, इसको बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज, ओके। एंड दूसरा जो ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज यूनिट जो है
वो मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, देखो दूसरा ग्लूकोज यूनिट जो है वो इस तरह से रहेगा। एक, दो, तीन, चार, 5 और CH2H। ठीक है, तो यहाँ पे HOH रहेगा, यहाँ पे HOH रहेगा, यहाँ पे OH और H रहेगा, यहाँ पे OH और H और OH रहेगा, और CH2H यहाँ पे H रहेगा। सो दिस इज अनदर ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलते हैं, जब दो ग्लूकोज यूनिट्स आपस में मिलते हैं, बीच में क्या होता है, बीच में एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, इस ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर फर्स्ट है वो दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ क्या बनता है, ज्वाइन हो जाता है, और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसका OH और इसका H निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो ये जो O है वो डायरेक्टली इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मैं आपको दिखा दूँ कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा बनेगा। यहाँ पे जो O है, ठीक है, यहाँ पे जो O है वो O नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ, ठीक है, दूसरे ग्लूकोज के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे HOH आ जाएगा, यहाँ पे HOH आ जाएगा, यहाँ पे OH H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो OH है वो निकला, सिर्फ H बचा, ओके, और यहाँ पे H और H यहाँ पे बचा। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो इन दो के दरमियान जो बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हुआ, इसको हमने बोला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इस शुगर के कार्बन 1, पहले शुगर इस ग्लूकोज के कार्बन 1 और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन 4 के दरमियान बना, इसलिए इसको बोलता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये कार्बन 1 है यहाँ पे और ये कार्बन 4 है दूसरे शुगर का, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा 1,4। अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि OH नीचे की तरफ है। ओके, सो दिस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की वजह से बना, ठीक है, इसको हमने बोला क्या, इसको हमने माल्टोज बोला। क्या बोला, ये वाला ग्लूकोज होगा, ये भी अल्फा ग्लूकोज है। दो अल्फा ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं, ये दो अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में मिले, ठीक है, तो उन्होंने जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनाया डाइसैकेराइड, इसको हमने बोला क्या, दिस इज कॉल्ड एज माल्टोस, दिस इज कॉल्ड एज माल्टोस, दिस इज कॉल्ड एज माल्टोस। तो माल्टोस इज ए डाइसैकेराइड, ये दो शुगर यूनिट्स की वजह से बनता है, दो अल्फा ग्लूकोज की वजह से बनता है, दो अल्फा ग्लूकोज की वजह से बनता है। समझ गए बात को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। सो दिस इज ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन बेसिकली, और ये बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डाइसैकेराइड्स में माल्टोस की मैंने एग्जांपल बताई आपको, और इन दो के दरमियान किस तरह से बॉन्ड डेवलप हो जाता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन इसके बाद अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, किसकी बात, इसको अगर आप लिखेंगे ठीक रहेगा। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड्स की बात करेंगे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। देखो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ thousands of monosaccharide units। देखो कोई चीज़ अगर कोई कंपाउंड अगर है, कोई कंपाउंड अगर बहुत सारे चीज़ों का बना है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक क्या है, एक चेन है फॉर एग्जांपल, इस चेन में, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स हैं, जैसे
बहुत सारे यूनिट्स हैं इसमें, ठीक है, ठीक है। ये यूनिट्स को हम बोलेंगे अगर मोनोमर, क्या बोलेंगे, मोनोमर। तो बहुत सारे मोनोमर्स जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाता है एक पॉलीमर। तो ये पूरे चेन को मैं एक पॉलीमर बताऊंगा, क्या बताऊंगा, पॉलीमर। इसी तरह से आप ये जो पॉलीस्क्राइड जो होते हैं, ठीक है, ये भी एक पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर। तो जिन मोनोमर्स का ये बना है, ठीक है, वो या तो सेम हो सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। बहुत सारे होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इसमें बहुत सारे होंगे। तो उस बेसिस पे इसके दो टाइप्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स और ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड्स, और एक को हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। दे आर कॉल्ड एज नॉन शुगर्स। ये शुगर्स, पॉलीसेकेराइड जो होता है ना, ये नॉन शुगर्स होते हैं। क्या होता है, नॉन शुगर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके दो टाइप्स होते हैं, होमो एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड्स का मतलब होता है जो एक ही रिपीटिंग यूनिट्स के बने हैं, सेम काइंड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स के बने होंगे। फॉर एग्जांपल होमोपॉलीसेकेराइड में कौन कौन आता है, देखो, एक आता है इसमें स्टार्च आता है, क्या आता है, स्टार्च आता है, इसमें आता है ग्लाइकोजन आता है, ओके। नंबर 3 पे क्या आता है, इन्यूलिन आता है। नंबर 4 पे आप देखेंगे क्या बोलते हैं इसको, सेलुलोस। और नंबर 5 पे काइटिन आता है, क्या आता है, काइटिन। ये सब होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। क्या है, स्टार्च जो है, स्टार्च, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज। इन्यूलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। सेलुलोस बीटा ग्लूकोज का बना होता है। काइटिन जो है, इट इज मेड अप ऑफ एन एसिटाइल म्यूरामिक, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, NAG। NAG मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि ये वाले पॉलीसेकेराइड्स एक ही प्रकार के रिपीटिंग यूनिट्स के बने हैं, मोनोमर्स के बने हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसेकेराइड्स। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक पॉलीसेकेराइड की एक लंबी सी चेन है, इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, ठीक है, वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम पेप्टिडोग्लाइकन की बात करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन में एक यूनिट, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। दूसरा वाला NAM होता है, NAM मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। सो तीसरा जो है NAG, फिर NAM। सो NAG, NAM, NAG मतलब डिफरेंट किस्म के जो रिपीटिंग यूनिट्स इसमें रहेंगे, और ये एक लंबी सी चेन बना के एक हेट्रोपॉलीमर बनाएंगे। सो पेप्टिडोग्लाइकन जो है, जिसको हम म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, म्यूरिन, इसको म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेट्रोपॉलीमर। इसी तरह इसमें और भी एग्जांपल्स हैं पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा, इसमें क्या बोलते हैं, पैक्टिन, ठीक है, हेमीसेलुलोस, इसी तरह से व्हाट इज कॉल्ड एज हाइलुरोनिक एसिड। ये सब क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है। स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट्स के केस में। ग्लाइकोजन रिजर्व फूड होता है एनिमल सेल्स के केस में, एनिमल्स के केस में। इन्यूलिन जो है ये भी स्टोर्ड फूड होता है कुछ प्लांट्स और कुछ फंगस के केस में, जैसे एस्पेरेगस, ओके। सेलुलोस क्या है, सेलुलोस जो है ये सेल वॉल मटेरियल होता है प्लांट्स के केस में। काइटिन, ठीक है, काइटिन जो है इट इज़ द सेलुलोस मटेरियल, ठीक है।
सेल वॉल मटेरियल इन केस ऑफ फंगस, और दूसरा जो आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटिन का बना होता है, ठीक है, काइटिन का बना होता है। सो स्टार्च जो है, स्टार्च का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सेकेंडरी हेलिक्स डेवलप करता है ऐसे, ठीक है। स्टार्च जो है इसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये भी ब्रांच्ड होता है, ये भी ब्रांच्ड होता है। ये जब स्ट्रक्चर जब ये बनाता है तो इसका स्ट्रक्चर हेलिकल होता है ऐसा, ठीक है। ये हेलिसिस के अंदर आयोडीन को होल्ड करता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जब हम स्टार्च में जब हम ये देखते हैं किसी चीज़ में, जब हमें स्टार्च का टेस्ट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन की वजह से अगर इसका कलर रेड से अगर ब्लू हो जाता है तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, ओके। अगर ये कलर चेंज नहीं करता तो इसमें आयोडीन प्रेजेंट नहीं होता। सो ये चीज़ें जो है, ठीक है, ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं इनको हमने क्या बताया, होमोपॉलीसेकेराइड्स। इसमें 5 आते हैं, और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स में 1, 2, 3 और 4 याद रख लेना आप अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट वाला जो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ओके। और ये चीज़ें बस पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान से अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो 360 आउट ऑफ 360 तो लाना ही लाना है आपको, ओके। बायोमॉलिक्यूल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें पढ़ाता हूँ जो बेसिक है और जो आपको फ़िलहाल चाहिए, क्योंकि आप अभी 10th से आए हो, 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए हम उतना लोड प्रोवाइड नहीं करते ताकि सारी चीज़ें उनकी दिमाग से निकल जाए। उनको वो थोड़ा थोड़ा उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, सो दैट सारी चीज़ें जो है सीक्वेंस के हिसाब से उनके माइंड में आ जाएं, और देन उसके बाद फिर हम उनको वो हाई कॉन्सेप्ट्स बताते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ें भी बेसिक चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लेकिन जब बेस स्ट्रॉन्ग होती है तो एक इंसान जो है उसका हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स ईज़िली वो आराम से वो कर सकता है फिर बाद में। तो इन बेसिक जो लेक्चर्स हैं उनको आप कोशिश करो उनको अच्छे से पढ़ने की, समझने की, ठीक है। आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा होगा कि मुझे आप बता दीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स जो हैं उनको आप सजेस्ट करिए, उनको भी शेयर करिए उनके साथ, सो दैट वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।